special day. This is how I'll work and play. Together with my friends at school, I'll follow these important rules. I'll do my very best. Treat others with respect. Be helpful and be kind. Very good morning, my dear students. My name is Mahendra Singh, faculty member MIET मेरठ. इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे. और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे सेशनल एग्ज़ाम हो, PUT का एग्ज़ाम हो, एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं. लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो रेस्पॉन्स, जो फीडबैक मुझे मिला, एकदम गजब का था. इस बार भी मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करूंगा. सो आई वेलकम यू ऑल इन द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स, जिसका AKTU कोड है KME 101T फॉर ऑड सेमेस्टर एंड 20T फॉर इवन सेमेस्टर. यूनिट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की. कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करने वाले हैं. तो टॉपिक का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स. एक बार यूनिट 1 के सिलेबस पर जरा नज़र डाल लीजिए. दिस इज द सिलेबस ऑफ AKTU. यूनिट 1 का ये सिलेबस है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी थ्योरी और डेरिवेशंस का पार्ट कवर कर चुके हैं, जैसे कि स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, कितने टाइप्स की स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन क्या होती है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. पॉइजन रेशियो क्या होता है, देन व्हाट आर द इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स. ये भी हम दो डेरिवेशन यहाँ पर हम डराइव कर चुके हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एज वेल एज ब्रिटल मटेरियल्स. फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, दैट इज इसके अंदर हम बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सिलेबस आप देख लीजिए, साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. राइट. तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने डिस्कस करने वाले हैं. टोटल हम 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. जैसे ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल 3 ये रहा. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, देन द लास्ट क्वेश्चन दैट इज न्यूमेरिकल 6. तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे. अगर देखा जाए तो इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन इसका बना चुका हूं. जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो विद इन हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के अंदर मैं ये 6 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप अपना फीडबैक, अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. लेक्चर के PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है. तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, जो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएंगे और आप एग्जाम में इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. सबसे पहले तो आपको इलास्टिक कांस्टेंट्स में रिलेशन पता होना चाहिए. जैसे एक होता है यहाँ पर कैपिटल E, दैट इज यंग्स मॉडुलस, कैपिटल G शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस K, एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो. इनमें क्या आपस में रिलेशन होता है. फर्स्ट वन इज कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू. ठीक है, E, G और म्यू में रिलेशन है. 2 पैरामीटर आपको पता होंगे, क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे, तीसरा पैरामीटर आपसे पूछ लेगा. फॉर एग्जांपल आपको E पता होगा, G पता होगा, तो म्यू की वैल्यू आपसे पूछ लेगा. सेकेंड वाला जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस 2 म्यू. ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 पैरामीटर्स हैं, E, K एंड म्यू. तो आपको यहाँ भी 2 पैरामीटर दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, और तीसरा पैरामीटर आपसे पूछ लिया जाएगा. ये दोनों डेरिवेशंस हम ऑलरेडी ड्राइव भी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. एक और रिलेशन होता है इसमें, कैपिटल E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस G. ठीक है, ये E, K और J में रिलेशन है. कई बार इस रिलेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है.
एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ डेल्टा एल इज इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। क्या है यहाँ पर डेल्टा एल? डेल्टा एल इज इलोंगेशन है, ये किसी बॉडी के अंदर, किसी रॉड के अंदर, किसी बार के अंदर इलोंगेशन है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। P क्या है यहाँ पर? अप्लाइड लोड, L इज द ओरिजिनल लेंथ, E इज द यंग्स मॉडुलस, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक डायग्राम के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक बार है, कोई एक रॉड है, ठीक है, ये कोई बार है, ये कोई रॉड है। इस रॉड के ऊपर जब हम लोड अप्लाई नहीं कर रहे, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है मान लीजिए कितनी है? L है। कितनी लेंथ है? L। मान लीजिए अब देखिए ये जो बॉडी है, ये जो कोई रॉड है या बार है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा हो सकता है? क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अभी जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, इस बार का, इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है? सर्कुलर है। तो इसका कुछ डायमीटर भी रहा होगा। इनिशियल डायमीटर कितना है? मान लीजिए D है। इसका इनिशियल डायमीटर कितना है बच्चों? D है। अब इस रॉड के ऊपर अगर मैं लोड अप्लाई करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेंसाइल लोड अप्लाई किए, पुलिंग नेचर के फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड है P। ठीक है, जैसे ही इस बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई किया तो इट विल ट्राई टू इलोंगेट, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये इलोंगेट हो जाएगी, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जो फोर्स लगे हुए हैं टेंसाइल, तो क्या होगा? जब इलोंगेट होगी तो लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। फाइनल लेंथ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड अप्लाई करने के बाद इसकी जो लेंथ होगी बच्चों कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। कितनी लेंथ बढ़ गई? कितना एक्सटेंशन इसके अंदर हो गया? डेल्टा L। लोड अप्लाई करने से पहले कितनी लेंथ थी? L। लोड अप्लाई करने के बाद कितनी लेंथ हो गई? L प्लस डेल्टा L। तो डेल्टा L इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इसका डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। पहले डायमीटर कितना था? एप्लीकेशन लोड अप्लाई करने से पहले D था, तो अभी हो गया मान लीजिए D माइनस डेल्टा D। कितना डिक्रीज हो गया? डेल्टा D। तो अगर यहाँ पर पुलिंग फोर्स लगे हुए हैं, यानी कि टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं, तो इलोंगेशन होगा। उस केस में यहाँ पर जो डेल्टा L होगा बच्चों, क्या कहेंगे उसको? हम इलोंगेशन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर लोड कौन से लगे होते बच्चों? अगर लोड लगे होते कंप्रेसिव नेचर के, इस तरह से, है ना, कंप्रेसिव फोर्स भी तो लगे हो सकते हैं। अगर कंप्रेसिव यानी कि पुशिंग नेचर के फोर्स लगे होंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डायमीटर इसका इंक्रीज होगा। तो उस केस में हम कहेंगे कितनी लेंथ डिक्रीज हो गई, यानी कि कितना कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये फॉर्मूला आता है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि इलोंगेशन बताइए कितना होगा अगर टेंसाइल फोर्स लगे हैं, या कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ही फॉर्मूला है इलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन निकालने का। क्या है फॉर्मूला? P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। और आपको मैं 10 सेकंड में ये भी बता दूं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा जो होता है दैट इज इक्वल टू P अपॉन A। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। हम इस फॉर्मूले से स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। कितना होता है स्ट्रेस? P अपॉन A। सभी जानते हैं आप लोग, जो स्ट्रेन होता है दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया आपका स्ट्रेन। और हुक्स लॉ के बारे में सभी को पता है, दैट इज कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हम यहाँ से स्ट्रेन को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन E? मान लीजिए ये एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, डेल्टा L इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। तो क्या यहाँ से हम डेल्टा L निकाल सकते हैं क्या? डेल्टा L कितना हो जाएगा बच्चों? इस L को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू L डिवाइडेड बाय E। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? डेल्टा L यानी कि इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या पता है, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या पता होगा यहाँ पर बच्चों, अगर आपको यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है और कैपिटल E की वैल्यू पता है। अगर हम सिग्मा नहीं पता है, हमको P की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप सिग्मा इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं? P अपॉन A। तो डेल्टा L हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सिग्मा की जगह आप P अपॉन A रख दीजिए, तो P इंटू L अपॉन A इंटू E। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये ड्राइव हो गया, सेम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। डेल्टा L इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया? P दैट इज अप्लाइड लोड, L ओरिजिनल लेंथ, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, A इज द यंग्स मॉडुलस। चलिए ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे और फटाफट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? अ स्टील रॉड ऑफ 12 mm इन डायमीटर। एक स्टील की रॉड आपको दी हुई है जिसका डायमीटर कितना है? 12 mm। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया गिवन डेटा के अंदर
कि इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है 12 mm। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं π/4d² से। चलिए आगे बोल रहा है इसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है दैट इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। कितना लोड लगा हुआ है 16 किलो न्यूटन यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ठीक है 16 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया P इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, न्यूटन में वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो P की वैल्यू भी आपको पता है 16,000 न्यूटन। आगे बोल रहा है टोटल एक्सटेंशन ऑन 200 mm, टोटल एक्सटेंशन ऑन 200 mm लेंथ इज 1.4 mm। मतलब क्या हुआ कि ये जो L दे रखा, ये तो आपको दिया हुआ है टोटल रॉड की लेंथ, और एक्सटेंशन ये दिया हुआ है आपको टोटल एक्सटेंशन। बोल रहा है यहाँ पर टोटल एक्सटेंशन है ना, कितना है ये है आपको दिया हुआ 1.4 mm दैट इज डेल्टा L। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया L जो है दैट इज 200 mm आपको दिया हुआ है, डेल्टा L की वैल्यू आपको पता है 1.4 mm दी हुई है। भाई अगर एक्सटेंशन हो रहा है, बॉडी एक्सटेंड हो रही है, डेफिनेटली क्या होगा टेंसाइल फोर्स लगे होंगे। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर से मैंने एक स्टील की रॉड बनाई यहाँ पर जिसकी लेंथ 200 mm थी। आपने टेंसाइल फोर्स लगाया क्योंकि बोल रहा है कि एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। एक्सटेंशन तभी होगा जब टेंसाइल फोर्स लगेंगे। अगर ये बोलता कॉन्ट्रैक्शन तो कौन से लोड लगते, कंप्रेसिव लोड लगते। तो इस तरह से हम इसकी जो लेंथ होगी फाइनल कितनी होगी L प्लस डेल्टा L। चलिए क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ E, यानी कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों आपसे। क्या पूछ रहा है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर डायमीटर आपको पता है, तो डायमीटर से आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। डायमीटर अगर आपको पता है तो एरिया कितना हो जाएगा π/4d²। डायमीटर कितना था 12 mm, वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ से कैपिटल A। क्योंकि डायमीटर mm में था तो एरिया किस में आ जाएगा, mm² में आ जाएगा। हम सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा L जो होता है P इंटू L अपॉन A इंटू E होता है। हमको क्या चाहिए था बच्चों यहाँ से, हमको कैपिटल E की वैल्यू पता करनी थी क्योंकि आप पूछ रहा था आपसे कैपिटल E यंग्स मॉडुलस कितना होगा। तो इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल E कितना हो जाएगा P इंटू L अपॉन डेल्टा L इंटू E। आपके पास P की वैल्यू भी है बच्चों, ये P की वैल्यू रख दीजिए, ये रख दी हमने 16,000 न्यूटन। L की वैल्यू 200 mm हमने रख दिया, और डेल्टा L की वैल्यू 1.4 mm रख दी, और एरिया की वैल्यू हमने mm² में रख दी जो कि यहाँ से हमको मिल गई थी 113.04 mm²। सॉल्व कर लीजिए, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो कैपिटल E की जो वैल्यू मिलेगी आपको बच्चों यहाँ से मिल जाएगी 20,220.4 न्यूटन पर mm²। तो आपका ये आंसर आ गया है, यानी कि आपके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया है। ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सेशनल एग्जाम हो, आपका PUT एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन पर mm² में आपने क्या करा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप यूनिट का ध्यान रखें, आपने जो फोर्स रखा था वो न्यूटन में रखा था, और आपने लेंथ को mm में रखा, और चेंज इन लेंथ भी mm में होगा, और एरिया mm² में। तो mm से mm कैंसिल आउट हो गया था यहाँ पर, तो न्यूटन पर mm² आपकी यूनिट बच जाएगी। क्या यूनिट बच जाएगी, न्यूटन पर mm²। तो न्यूटन पर mm² में आपका आंसर आ गया। आप ये जो न्यूटन पर मीटर mm² होता है उसको हम मेगा पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेगा पास्कल भी कहते हैं। या आप इसको चेंज करना चाहते हैं किलो न्यूटन पर mm² में, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे आप तो आपको मिल जाएगा किलो न्यूटन पर mm² में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डायमीटर दिया हुआ था तो आपने एरिया निकाल लिया, लोड आपको P की वैल्यू दे रखी थी, ओरिजिनल लेंथ L दे रखी थी, डेल्टा L आपको दिया हुआ था, कैपिटल E की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, डेल्टा L इक्वल टू P इंटू L अपॉन A इंटू E, और आपको E की वैल्यू यहाँ से मिल गई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, स्टील रॉड, स्टील बार कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर लॉन्ग। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर L इक्वल टू 2 मीटर। इसको आप अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो L की जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 2000 मिलीमीटर। कह रहा है 20 mm वाइड। देखिए मैंने एक डायग्राम बना लिया यहाँ पर, 20 mm वाइड एंड 10 mm थिकनेस, है ना। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया हुआ है ना। तो ये एक डायमेंशन कौन सी होगी, B हो गई, और एक होगी T, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एक डायमेंशन 20 mm आपको दी हुई है, और दूसरी डायमेंशन आपको थिकनेस दे रखी है बच्चों दैट इज 10 mm। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, यस और नो। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू T, रेक्टेंगल का एरिया सभी निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन, पुल मतलब टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए P की जो वैल्यू, P यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है पुल यानी कि टेंसाइल फोर्स, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 किलो न्यूटन। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख ली 20 किलो न्यूटन गिवन डेटा में। आगे कह रहा है आपसे
फाइंड द चेंज इन लेंथ, आपको चेंज इन लेंथ बताना है, चेंज इन ब्रेड्थ बताना है एंड चेंज इन थिकनेस बताना है। मतलब आपको डेल्टा टी की वैल्यू बतानी है, डेल्टा बी की वैल्यू बतानी है और डेल्टा एल की वैल्यू बतानी है। चेंज इन लेंथ, चेंज इन थिकनेस, चेंज इन ब्रेथ, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और आपको कैपिटल ई की वैल्यू भी दे रखी है, कैपिटल ई की वैल्यू भी आपको दे रखी है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू भी आपको पता है, म्यू इज ऑल्सो गिवन दैट इज 0.3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ई की वैल्यू भी पता है हमको, ये हमने नोट कर लिया यहाँ पर, और हमको म्यू की वैल्यू भी पता है। क्या पूछ रहा है आपसे? डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, और क्या पूछ रहा है? चेंज इन ब्रेथ, और क्या पूछ रहा है आपसे? चेंज इन थिकनेस। सिंपल सा सवाल है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वही वाला फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे। हम सभी जानते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। और एरिया क्या होगा यहाँ पर? पहले वाला जो केस था यहाँ पर आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी थी, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था तो π/4d स्क्वायर से हमने निकाल लिया था एरिया। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा b इंटू टी से आ जाएगा। कितना आ जाएगा एरिया? 200 mm स्क्वायर, 200 mm स्क्वायर। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि P की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर, तो आपके जो आंसर आएगा वो mm में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 mm। तो पहला आंसर आ गया आपका। क्या पूछ रहा था आपसे? डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा था बच्चों, डेल्टा एल की वैल्यू। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमको मिल गई कितनी? 1 mm। पहला आंसर आ गया। चेंज इन ब्रेथ, चेंज इन थिकनेस आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखो चेंज इन ब्रेथ कैसे निकालेंगे हम? चेंज इन ब्रेथ कैसे निकालेंगे बच्चों? पॉइजन रेशियो क्या होता है? व्हाट इज पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो होता है रेशियो, पॉइजन रेशियो म्यू किसका रेशियो होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बच्चों ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये क्या होती है? बता चुका हूं ऑलरेडी। ये क्या होती है? ये होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। जिस डायरेक्शन में लोड लगा होता है उस डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है। एक होता है लेटरल स्ट्रेन। बच्चों लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है उसको हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो आपको तो अब देखिए जरा ध्यान से, जिस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? लेंथ L। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो फोर्स लगा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के लॉन्ग लगा हुआ है, लेंथ अब जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलर में कौन कौन सी डायमेंशन है? एक तो बी है, बी भी परपेंडिकुलर है और टी भी परपेंडिकुलर है। तो डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा टी अपॉन टी, ये दोनों कैसी डायमेंशन, ये कौन सी स्ट्रेन हो जाएंगी? लेटरल स्ट्रेन हो जाएंगी। ये भी लेटरल स्ट्रेन है, ये भी लेटरल स्ट्रेन है, और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो म्यू कितना हो गया बच्चों? क्योंकि हमको पहले निकालना है चेंज इन ब्रेथ, है ना, तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि हमने चेंज इन बी निकालना है, चेंज इन ब्रेथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? लेटरल डेल बी अपॉन बी, और अपॉन लॉन्गिट्यूडनल कितना हो गया? डेल एल अपॉन एल। डेल बी आपको चाहिए, बी की वैल्यू आपको पता है, बी पता है, एल पता है। डेल्टा एल की वैल्यू बच्चों अभी निकाल ली थी हमने, डेल्टा एल की वैल्यू यहां से आ गई थी। और म्यू की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता है, म्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम 0.3 आपको पता है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो यहां पर हमने ये वैल्यू रख दी, सारी वैल्यूज पता है, तो यहां से हमको डेल्टा बी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। बोलो यस और नो? तो कैलकुलेटर यूज कीजिए और यहां से डेल्टा बी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह से आपको चेंज इन थिकनेस भी निकालना है, तो अगेन यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो अभी भी वही रहेगी, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में कितनी डायमेंशन में चेंज हो रहा है? डेल्टा एल अपॉन एल। क्योंकि हमको निकालना है चेंज इन थिकनेस, तो इस बार हम लेटरल वाली डायमेंशन कौन से लेंगे? डेल्टा टी अपॉन टी। टी की वैल्यू, एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू, म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1.5 इंटू 10⁻³ mm, है ना। तो आपसे तीन चीज़ें पूछी गई थी, तीन चीज़ें पूछी गई थी बच्चों। कौन कौन सी? चेंज इन लेंथ,
कौन कौन सी पूछी गई थी बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, चेंज इन लेंथ आपसे पूछी गई थी, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, डेल्टा एल इजिकल टू पी एल अपॉन ए मिल गया आपको। फिर पॉइजन रेशियो का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको डेल्टा बी की वैल्यू मिल गई और डेल्टा टी की वैल्यू मिल गई। तीनों आंसर आपके साथ आ गए। आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm आ गई थी, डेल्टा बी की वैल्यू 3 × 10⁻³ mm और डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 1.5 × 10⁻³ mm। ये हो गए आपके तीनों आंसर। बोलो क्लियर है ये बात आपको? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप एक बार इसको देखते जाइए वीडियो को। जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन को देखिए, आंसर आप उसको सॉल्यूशन कीजिए अपनी नोटबुक में और आगे बढ़िए। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि आपको एरिया दिया हुआ है इस बार डायरेक्ट, कितना दिया हुआ है 314 mm स्क्वायर, इलोंगेट्स बाय 0.5 mm। कितना इलोंगेट हो गया? 0.8 mm। इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों, डेल्टा एल इतना इलोंगेट हो रहा है ओवर ए लेंथ ऑफ 600 mm। लेंथ भी आपको दे रखी है, एल की वैल्यू हमने नोट कर लिया यहाँ पर, एल की वैल्यू भी आपको पता है। आगे आपसे बोल रहा है सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स यानी कि पुलिंग फोर्स लगे हुए हैं। कितना लगा हुआ है? 12,000 न्यूटन, यानी कि पी की वैल्यू आपको दे रखी है। क्या दे रखा है? पी की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है फाइंड द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बताना है, यानी कि कैपिटल ई की वैल्यू आपको बतानी है, राइट। तो कैपिटल ई की वैल्यू सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहा है आपसे, कैपिटल ई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आप अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होता है? पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ए भी आपको पता है, पी आपको पता है, एल आपको पता है, डेल्टा एल आपको पता है, ई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, है ना। ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 28,662.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम मेगा पास्कल के नाम से भी जानते हैं। या फिर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे मेगा पास्कल को, तो गीगा पास्कल आ जाएगा। आप सभी जानते हैं ना 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻6 पास्कल होता है बच्चों। और हम ये कह सकते हैं कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू जो होता है 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। मेगा पास्कल को गीगा पास्कल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको गीगा पास्कल मिल जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 गीगा पास्कल जो है वो 10⁻3 मेगा पास्कल के बराबर होता है, या फिर 10⁹ पास्कल के बराबर होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन में अ सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर दिया हुआ है इस बार, यानी कि हॉलो पाइप है। एक तो इंटरनल डायामीटर आपको दिया है, इंटरनल डायामीटर यानी कि डी आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, मैंने डायग्राम को बनाने की कोशिश की है, राइट। इंटरनल डायामीटर हो गया। थिकनेस आपको पता है इसकी कितनी है? 4 mm। ये जो थिकनेस है दिस वन, ये थिकनेस भी आपको पता है, ये थिकनेस आपको दे रखी है। सब्जेक्टेड टू ए फोर्स 30 किलो न्यूटन, यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है वो 30 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। तो यानी कि देखिए मैंने डी आई इंटरनल डायमीटर लिख लिया, टी की वैल्यू लिख ली, थिकनेस कितनी है, पी जो है 30 किलो न्यूटन दिया हुआ है वो मैंने नोट कर लिया। और आगे बोल रहा है कि इलोंगेशन वॉज मेजर्ड, क्यों फिर से इलोंगेट हो रहा है बॉडी, तो इसका मतलब टेंसाइल फोर्स लगे होंगे भाई, टेंसाइल फोर्स लगे होंगे, क्योंकि इलोंगेशन बोल रहा है कितना है 1 mm। तो डेल्टा एल की वैल्यू देखो यहाँ पर नोट कर लिया हमने, कितना है 1 mm। और उसके बाद आपको टोटल लेंथ भी दे रखी है, दैट इज 2 मीटर। इस पाइप की टोटल लेंथ कितनी है? 2 मीटर, यानी कि एल की वैल्यू, मीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिलीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, कैपिटल ई की वैल्यू पूछ रहा है और स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है कि स्ट्रेस कितना होगा पाइप के अंदर। चलिए पहला आपसे पूछ रहा है कैपिटल ई की वैल्यू और दूसरा पूछ रहा है स्ट्रेस यानी कि सिग्मा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉलो पाइप है, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस आपको दी हुई है, तो आप इसका अगर इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है तो क्या आप इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखिए ये तो हो गया इंटरनल डायमीटर, डी आई आपको पता है। आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, या एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो जाएगा? डी आई इंटरनल, ये है ना इसका आउटर डायमीटर दिस वन, तो ये डी आई प्लस ये वाली थिकनेस ऐड हो जाएगी और ये ऐड हो जाएगी, यानी कि डी आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी। तो यहाँ से हम आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस डेवलप होगी मटेरियल में, ये वाला एरिया होगा बच्चों, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए। कितना? पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, ठीक है। डी आई की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो हमको डी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, आउटर डायमीटर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 था इनर डायमीटर, और थिकनेस आपको पता है 4 है ना, तो ये आ जाएगा 38 mm। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा बच्चों। एरिया आ जाएगा यहाँ से 427.04 mm स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। हॉलो पाइप दिया हुआ है तो बच्चों ये जो डायमीटर है पाई बाई 4 डी एक्सटर्नल माइनस डी इनर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, एरिया हमको मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं क्या? स्ट्रेन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है उसको मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में कितनी लेंथ है, कितनी डायमेंशन है? L। तो डेल्टा L अपॉन L से क्या मिल जाएगा हमको? स्ट्रेन मिल जाएगा, स्ट्रेन। अब क्योंकि जो चेंज इन लेंथ है वो भी mm में है और L भी लेंथ भी mm में होती है, mm से mm कैंसिल आउट, इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। और यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 5 × 10⁻⁻⁴, है ना। तो ये स्ट्रेन मिल गया हमको। आप सभी जानते हैं यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है तो यंग्स मॉडुलस कितना होता है? हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितनी होती है? P अपॉन A, और स्ट्रेन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो P अपॉन A × E। P की वैल्यू रख दीजिए, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, न्यूटन में हमने रख दिया। और इसको हमने एरिया को रख दिया mm स्क्वायर में, अभी कैलकुलेट किया था, और स्ट्रेन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी। ये तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा बच्चों। इस फॉर्मूले से यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा बच्चों? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये न्यूटन है, ये mm स्क्वायर है, इसकी कोई यूनिट नहीं थी तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम मेगा पास्कल भी कहते हैं। ये आ गया आपका आंसर। बताइए सिंपल है कि नहीं प्रॉब्लम? अगर आप वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स then you will not find any problem, any difficulty during solving the numerical problems। जस्ट आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। तो मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको गीगा पास्कल में ये वैल्यू मिल जाएगी। आप यहीं पर आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं या फिर आप उसको गीगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे दूसरा पार्ट में पूछ रहा था कि स्ट्रेस कितनी होगी, तो स्ट्रेस बच्चों P अपॉन A होता है। P आपको न्यूटन में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एरिया आपने निकाल लिया था mm स्क्वायर में, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रेस मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे जो स्ट्रेस होती है या फिर यंग्स मॉडुलस होता है या फिर शेयर मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस, इन सब की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, न्यूटन पर mm, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने बॉक्स में लिख दिया इसको अलग से। आपसे E की वैल्यू पूछी गई थी, ये आ गई, और सिग्मा की वैल्यू पूछी गई थी स्ट्रेस की, ये वैल्यू आ गई, है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये हॉलो सर्कुलर पाइप दिया हुआ था, है ना। इसमें इंटरनल डायमीटर दिया था, थिकनेस दी थी, और आपको लोड दिया हुआ था डेल्टा L की वैल्यू आपको दे रखी थी। पूछ रहा था यंग्स मॉडुलस कितना होगा, स्ट्रेस कितनी होगी, तो आपने एरिया निकाल लिया इस तरह से, और उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो स्ट्रेन आ गई। फिर उसके बाद ये वाला आपने हुक्स लॉ लगा दिया तो यंग्स मॉडुलस मिल गया, और स्ट्रेस आप सभी जानते ही हैं P अपॉन A होता है। इस तरह से आपने इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 25 mm डायमीटर बार, यहाँ पर जो बार दे रखी है उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, और दे रखा है कि 40 किलोन्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, और एक्सटेंशन कितना दिया हुआ है? 0.08 mm। क्योंकि बोल रहा है एक्सटेंशन है तो डेफिनेटली टेंसाइल फोर्स लगे होंगे। कौन से फोर्स लगे होंगे? टेंसाइल। तो मैंने डायग्राम में ही टेंसाइल फोर्स यहाँ पर दिखाए हैं। गेज लेंथ आपको दे रखी है, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 200 mm। L की वैल्यू दे रखी है। डायमेट्रिकल रिडक्शन इन इज 0.003, मतलब क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगे हैं तो लेंथ इसकी इंक्रीज होगी, डायमीटर इसका डिक्रीज होगा। डेल्टा D की वैल्यू भी दे रखी है, डेल्टा D की वैल्यू भी दे रखी है, डेल्टा L की वैल्यू भी दे रखी थी आपको, और L की वैल्यू भी दे रखी है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है E, G, K और म्यू, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो म्यू, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि भाई डायमीटर मुझे दिया हुआ था, यस 25 mm, P की वैल्यू 40 किलोन्यूटन दे रखी है, डेल्टा L की वैल्यू 0.08 mm दे रखी है, L की वैल्यू 200 mm दे रखी है, डेल्टा D की वैल्यू दे रखी है 0.003 मिलीमीटर। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कैपिटल E, कैपिटल G, कैपिटल K और म्यू। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो हम सभी जानते हैं ये फॉर्मूला, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा L इक्वल टू P इंटू L अपॉन A इंटू E। एरिया हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर आपको पता है, तो डायमीटर पता है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 D स्क्वायर। मिलीमीटर में रखेंगे आप डायमीटर को तो आपको मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने एरिया निकाल लिया। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप E की वैल्यू निकाल लीजिए, इस फॉर्मूले से आप क्या कर लीजिए? E की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा E इस फॉर्मूले से? P इंटू L
अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। वैल्यू पुट कर दीजिए, mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये न्यूटन है और ये mm स्क्वायर है, तो कैपिटल E की वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगी, है ना, या फिर जिसको हम मेगा पास्कल भी कहते हैं, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल भी कहते हैं। तो कैपिटल E की वैल्यू आ गई, आपको आंसर मिल गया, या फिर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो गीगा पास्कल में आ जाएगा। नेक्स्ट आप निकाल लीजिए यहाँ से पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो मैंने आपको बताया था अभी, जो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा भाई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? लेंथ की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में लेंथ है उस डायरेक्शन में क्या लगा? फोर्स लगा हुआ है। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है बच्चों, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो लेटरल स्ट्रेन होती है। तो लेंथ के अलॉन्ग फोर्स लगा है पी, इसके परपेंडिकुलर क्या है? डायमीटर है। तो डेल्टा डी अपॉन डी क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी। तो डेल्टा डी अपॉन डी क्या हो जाएगी? लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से आपको डेल्टा डी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी है, डी की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू भी और एल की। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? पॉइजन रेशियो। दूसरा आंसर आपके पास आ गया। एक रिलेशन होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से E की वैल्यू आपको पता है क्या बच्चों? अभी कैलकुलेट की थी यहाँ से, ये E की वैल्यू थी और म्यू की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई। तो क्या हमको G की वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ से बिल्कुल मिल जाएगी, है ना, ये आ गया। तो यहाँ से हमको G की वैल्यू मिल गई। जो जिस यूनिट में आप E की वैल्यू रखोगे उसी यूनिट में क्या आ जाएगी? G की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है ना। तो ये आपका तीसरा आंसर मिल गया। एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। E आपके पास है, म्यू आपके पास है, तो यहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। K की भी वही यूनिट होगी जो E की यूनिट होगी, क्योंकि म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से हमने K की वैल्यू भी निकाली। तो ये 4 चीज़ें पूछी गई थी। E यंग्स मॉडुलस कितना आ गया? 203.82 गीगा पास्कल। G की वैल्यू, शेयर मॉडुलस पूछा था आपसे, 78.39 गीगा पास्कल। और K की वैल्यू आ गई आपके पास 169.85 गीगा पास्कल और म्यू की वैल्यू आ गई 0.3, है ना। ये आपके आंसर आ गए, बॉक्स में आपने बंद कर दिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। एक बात अगर आपने ऑब्जर्व करी हो यहाँ पर, देखिए सबसे जो, अगर हम E, G और K को कंपेयर करें, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? E की होगी। उसके बाद देखिए E कितना है? 203, उसके बाद 169 है K, उसके बाद K की वैल्यू होगी और सबसे छोटा होगा इसमें G, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, E, G और K की वैल्यू आपसे पूछ रहा हो, तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। जब आप प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया और आपकी जो वैल्यू है, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आनी चाहिए? E की, उसके बाद K की, उसके बाद G की। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और G की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ गई, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, किसी तरह की फॉर्मूला मिस्टेक की हो, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी वैल्यू E की होगी, उसके बाद K की, उसके बाद G की। क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगेन हॉलो पाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी आपको दे रहा हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आता है इस क्वेश्चन के प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ऐसे हमने बहुत ही कम समय में 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेहतरीन तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी SFD BMD के ऊपर, SFD एंड BMD कैसे हम बनाते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।